हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि बोर्ड का पेपर जिस दिन होगा उसी दिन मैं आपको पूरे आंसर्स अवेलेबल करके दूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने पूरे 12th में जो अकाउंट्स का पेपर हुआ है उसके आंसर्स, जो आज ही पेपर हुआ है बोर्ड का, उसके पूरे आंसर्स आपके सामने मैं लेके आया हूं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास पूरे आंसर्स है, मतलब आपको और में अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया होगा उसके भी आंसर्स अपने पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में पहला ही क्वेश्चन था, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। तो बच्चों रीराइट द सेंटेंस बोला हुआ है, तो मतलब आपको जो भी ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसके अंदर आपको ये सेंटेंस वापस लिखना है और उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स जहां पे भी है वहां पे वो फिलअप करना है आंसर। जैसे पहला क्वेश्चन है, डैश इज एन इंटेंजिबल एसेट, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। तो आंसर गुडविल है। तो आपको क्या करना है, वो सेंटेंस वापस लिखना है और जहां पे डैश दिया हुआ है वहां पे गुडविल लिख के उसको अंडरलाइन करनी है। बहुत से स्टूडेंट ने क्या किया होगा, मे बी सिर्फ गुडविल लिख दिया होगा, मतलब वो सेंटेंस को रीराइट नहीं किए होंगे। तो हो सकता है बोर्ड आपको वहां पे हाफ मार्क दे, 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आधा मार्क दे, ये पॉसिबल है। ठीक है, वो एक्चुअली डिपेंड है चेकर के ऊपर। चेकर चाहे तो दे सकता है, बट क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर बोला है रीराइट द सेंटेंस, तो यू हैव टू राइट द सेंटेंस। तो बच्चों पहले हम देखेंगे आंसर्स। तो फर्स्ट में पहला आंसर जो था गुडविल था। ठीक है, फर्स्ट आंसर गुडविल। सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन, उसका आंसर है सरप्लस। एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर इन नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न इज टर्म एज सरप्लस। ठीक है, थर्ड का आंसर है अपने पास डेबिटेड। थर्ड का आंसर है डेबिटेड। थर्ड का आंसर है डेबिटेड। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट शुड बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। फोर्थ है डिसोल्यूशन एक्सपेंस आर क्रेडिटेड टू डैश अकाउंट। डिसोल्यूशन एक्सपेंस आर क्रेडिटेड टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तो इसका आंसर है आपको कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक। एंड लास्ट क्वेश्चन था इसके अंदर, लास्ट बिट जो था, नोटरी पब्लिक इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर। ठीक है, इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफिसर। आई होप कि पांचों के पांचों आंसर आपके करेक्ट गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहां पे आपको सिर्फ वो वर्ड लिखे तो भी चलेगा, मतलब ये सेंटेंस आपको वापस लिखने की वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है। मान लो किसी ने लिखा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं भी लिखते थे आप, डायरेक्ट आंसर भी लिखते थे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इसके आंसर्स देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो आपको सिर्फ डायरेक्ट वहां पे अंडरलाइन में लिखना था। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बेसिस पे अपना जो है ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज अ नॉमिनल अकाउंट। डिक्रीज decreased part deceased partners executor account is shown as the dash side of the balance sheet. Deceased partner executor account is shown the liability side of balance sheet. Deceased partner का अपन जो भी बैलेंस आता है वो कहां बताएंगे, लाइबिलिटी साइड। ठीक है, फोर्थ का आंसर है, फोर्थ का आंसर फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट कम्स अंडर डैश ग्रुप। तो ये जो कंप्यूटर इन अकाउंटिंग जो चैप्टर है, लास्ट चैप्टर, एकदम छोटा चैप्टर है, थ्योरी चैप्टर, उसी का क्वेश्चन है ये। और टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट कम्स अंडर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। If an asset is taken over by the partner, dash account is debited. If an asset is taken over by partner, capital account is debited. Partners capital बोल सकते हो या capital account is debited. तो ये था तुम्हारा सेकेंड बिट के पांचों आंसर। तो ये 5 अगर करेक्ट गए होंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सी बिट, फाइंड आउट द ऑड वन आउट। फाइंड द ऑड वन आउट। वेजेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट एंड इंपोर्ट ड्यूटी अकाउंट। तो इसका आंसर है सैलरी। क्यों? क्योंकि वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है, रॉयल्टी ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है, इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है। तो सैलरी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, उसको अपने को प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना पड़ता है, तो इसीलिए सैलरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, रेंट अकाउंट। तो इसका आंसर है रेंट अकाउंट। ठीक है, बिकॉज ये नॉमिनल अकाउंट है, बाकी सब एसेट साइड वाले आइटम है। जनरल रिजर्व अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो इसका आंसर है जनरल रिजर्व लाइबिलिटी साइड पे आता है, क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड पे आता है, कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी साइड पे आता है, तो इसका आंसर है मशीनरी अकाउंट। उसके बाद नोटरी पब्लिक, ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेई। आंसर है नोटरी पब्लिक। ठीक है, नोटरी पब्लिक इसका आंसर है, नोटरी पब्लिक। बिकॉज बाकी तीनों जो है वो
बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर पार्टीज है, ड्रॉवर, ड्रॉवी, एनपी, एंड नोटरी पब्लिक ये कोई पार्टी नहीं होती है, तो इसके लिए इसको हम नोटरी पब्लिक आंसर रहेगा इसका। और एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, एट लोन, तो कंपनी अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। शेयर्स कैन बी इशूड एट पार, शेयर्स कैन बी इशूड एट प्रीमियम, शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, सो हियर द ऑड वन आउट इज एट लोन, तो आंसर है इसका एट लोन। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, डू यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन यू हैव टू राइट ओनली एग्री और डिसएग्री। ठीक है, सेंटेंस वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप फर्म इज अ ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म इज अ ट्रेडिंग कंसर्न, एग्री, फर्स्ट आंसर है एग्री। सेकंड है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, डू नॉट हैव प्रॉफिट मोटिव, एग्री। ठीक है, इसका भी आंसर एग्री है। उसके बाद रिटायरिंग पार्टनर इज कॉल्ड एन आउटगोइंग पार्टनर, एग्री, इसका भी आंसर क्या है, एग्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, उसका आंसर है डिसएग्री, बिकॉज सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड ओनली बैलेंस शीट, तो इसका आंसर भी डिसएग्री है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, ये सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट टर्म में आते हैं, तो इसका आंसर डिसएग्री लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि क्वेश्चन था एडमिशन ऑफ पार्टनर का, तो आई होप कि एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। इसमें लास्ट एडजस्टमेंट था वो कैपिटल एडजस्टमेंट था, लास्ट एडजस्टमेंट जो रिलेटेड था वो कैपिटल एडजस्टमेंट था, ये वाला, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू कैश अकाउंट। तो देखो मैं आंसर यहाँ पे बता रहा हूँ आपको डायरेक्टली, आपने याद करना है कि आपका आंसर क्या आया था। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आएगा आपका 2000 रुपीज का लॉस, जो कि दो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, दीपक और अभिषेक, तो 1500 दीपक को मिलेगा, अभिषेक को 500, क्योंकि इनका रेशो 3:1 था। उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल के अंदर जब हम आदिनाथ जो नया पार्टनर है उसका कैपिटल बेस पकड़ के इनका कैपिटल निकालेंगे, दीपक और अभिषेक का, तो 40,000 1/5 के लिए आदिनाथ ने लेके आया था, तो दीपक और अभिषेक इन दोनों को कितना लाना पड़ेगा, इसको 3/5 के लिए 120 लाना पड़ेगा, अभिषेक को 1/5 के लिए 40,000। तो इन दिस केस द बैलेंसिंग फिगर विल बी 2 कैश, ये दोनों के 2 कैश बोल के बैलेंसिंग फिगर आएगा 25,500 और 8,500, जो कि हमको कैश में से लेस करना है, कैश में से लेस करना है, ये देखिए कैश में से लेस किया हुआ है। ठीक है, और कैश में क्या आने वाला है, वो आदिनाथ ने जो 40,000 रुपए कैपिटल लेके आया और गुडविल के 20,000 लेके आए वो भी। ठीक है, और क्वेश्चन में गुडविल का ट्रीटमेंट कौन सा है, गुडविल का ट्रीटमेंट है यहाँ पे कॉलम नंबर 1 का ट्रीटमेंट। ठीक है, कॉलम नंबर 1 का क्यों है, क्योंकि गुडविल कैश में लाया हुआ है और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को उसका क्रेडिट देना है अपने को, तो 2 एंट्री बनेंगे यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बांट देंगे हम गुडविल। बाकी बैलेंस शीट अगर देखेंगे तो बैलेंस शीट में टोटल आएगा 3,22,000, और जो भी एडजस्टमेंट्स थे वो हमको यहाँ पे प्लस माइनस करने थे, रिवैल्यूएशन, और क्रेडिटर बैंक ओवरड्राफ्ट एज इट इज लिखना है। प्लांट एंड मशीनरी एक अमाउंट था जो एज इट इज लिखना है, उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं था। तो इस तरह से ये आपकी बैलेंस शीट टैली होगी 3,22,000 पे। ठीक है, तो जिन लोगों का यही आंसर आया है उनको पूरे मार्क्स मिलेंगे 10 आउट ऑफ 10। इसके बाद में जो क्वेश्चन था नेक्स्ट, उसके बाद जो क्वेश्चन था वो था और में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है, 3 पार्टनर है, उसमें अरुण जो है वो रिटायर हो रहा है, तो रिटायरमेंट का आंसर भी मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। रिटायरमेंट का जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको लॉस आएगा, लॉस 6350 का, जो कि आदिनाथ को आदित्य को 3175, अजिंक्य 1905 एंड अरुण 1270, क्योंकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिए वाला है अपने को कितना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। तो जो लॉस आया था उस लॉस को 5:3:2 में बांटने के बाद ये अमाउंट्स यहाँ पे तीनों को मिलेंगे, उस लॉस को अपने को रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखना है, और बाकी एडजस्टमेंट्स जो भी थे, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, आरडीडी और क्रेडिटर रिड्यूस करना था 100 रुपए से, राइट ऑफ करना था, तो सब करने के बाद पार्टनर्स कैपिटल में ये अरुण जो रिटायर हो रहा है उसको लोन में ट्रांसफर करना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्लियर दिया हुआ है कि यहाँ पे देखो ऑल द अमाउंट ड्यू टू अरुण ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, तो हम क्या करेंगे उसको लोन में ट्रांसफर कर देंगे, वो आ गया 18830।
और बाकी दोनों पार्टनर के हमको सिर्फ बैलेंसेस निकाल देने हैं। तो बाकी दोनों पार्टनर का बैलेंसेस ये दोनों आएंगे, एक आएगा 26,575 आदित्य का और अजिंक्य का 21,875। गुडविल सीधा सीधा हमको रेस करना है और बैलेंस शीट में शो कर देना है। ठीक है, गुडविल को रेस करने के लिए बोला है तो गुडविल पूरी रेस करके अपने को बैलेंस शीट में शो करना है। देखो गुडविल का क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी रेस्ड इन द बुक्स एट 10,000। फर्म बोल रहा है तो आपको पूरी गुडविल रेस करना है और तीनों को क्रेडिट दे देना है 5:3:2 के अंदर। ठीक है, बाकी एडजस्टमेंट सिंपल थे। तो फाइनली आपको ये तीन अमाउंट अगर आपके मैच हो गए तो उसके बाद आपको बैलेंस शीट टैली करनी है। बैलेंस शीट आएगा 77,600। तो बैलेंस शीट कितने पे टैली होंगी, 77,600 पे। तो ये गुडविल आपको कैश में ऐड नहीं करना है, ठीक है, कैश या बैंक में ऐड नहीं करना है, गुडविल को अलग से लिखना है 10,000 रुपीज रेस करने के लिए बोला हुआ है। और राइट ऑफ का कोई क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है तो अपने को सिर्फ रेस करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है डिसोल्यूशन का। तो बच्चों डिसोल्यूशन का जो क्वेश्चन था उसमें सबसे पहले आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना था, बैंक अकाउंट एक बनाना था और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक बनाना था। तीन चीजें बनानी थी, क्वेश्चन क्लियर बोला हुआ था। तो उसमें आपका रियलाइजेशन अकाउंट जो है उसके अंदर लॉस आएगा 50,000 रुपीज का, 50,000 का लॉस, जो कि तीनों पार्टनर में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 20,000, 20,000 और 10,000 इस तरह से हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और वो रियलाइजेशन का लॉस पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट हो जाएगा। और फाइनली जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में वो ये अमाउंट्स होंगे। अगर आपके ये आंसर आए होंगे तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है। शर्मिला का 83,560, उर्मिला का 53,200 और लीला का आएगा 42,560। तो ये फाइनल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स है जो कि हमको बैंक अकाउंट में लिखना है। और बैंक अकाउंट आखिरी में टैली होगा आपका 186,120 पे। बैंक अकाउंट कितने से टैली होगा, 186,120। डिसोल्यूशन, ठीक है, कोई भी ऐसा एसेट नहीं है जिसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, कोई भी ऐसी लाइबिलिटी नहीं है जिसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है। तो वो प्रॉब्लम नहीं है कि अगर साइलेंट रहा तो हमको क्या करना है। तो यहाँ पे सभी असेट्स के बारे में क्लियर दिया हुआ है। मेजरली असेट्स जो है पार्टनर्स लेके जा रहे हैं और लाइबिलिटी भी पार्टनर लेके गए। ठीक है, तो ये था डिसोल्यूशन का आंसर। तो जिन लोगों का भी ये आंसर करेक्ट किया है उनको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट इसके और में जो क्वेश्चन था वो था बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन था। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन में आपको पूछा गया था जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मानसी एंड मानसी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कनिका। तो देखो इसका आंसर मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप आपके एंट्रीज चेक करना। टोटल एंट्रीज होने वाले थे 6। अगर किसी के 7 एंट्री हुए होंगे तो उन्होंने फर्स्ट एंट्री को डिवाइड किया होगा 2 पार्ट में तो भी चलेगा। मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू कनिका 5,000 5,000 एंड बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कनिका 21,000 21,000। तो 7 एंट्री होंगे। और अगर किसी ने कंबाइंड एंट्री किया होगा तो 6 एंट्री होंगे। तो इसके अंदर एंट्रीज में देखो क्या क्या होने वाले, डेट तो दिया नहीं है क्वेश्चन में। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कनिका अकाउंट 26,000। उसके बाद वो बिल एंडोर्स किया था, बिल एंडोर्स किया गया था। तो बंसारी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। उसके बाद वो बिल डिसऑनर हो गया और सामने वाले ने नोटिंग चार्जेस पे कर दिए थे। तो कनिका अकाउंट डेबिट टू बंसारी अकाउंट इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस 21,000 का बिल प्लस 280। उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री है 650 रुपीज की, कनिका अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कनिका अकाउंट 21,930। ये अमाउंट जो है ना 21,930, ये बिल का ओरिजिनल अमाउंट 21,000 प्लस 280 रुपीज नोटिंग चार्जेस प्लस 650 रुपीज इंटरेस्ट, ये सब मिला के 21,930 बनाए। और फाइनली द न्यू बिल वाज ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। तो बैंक अकाउंट बाय चेक बोला हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट बिल्स रिसीवेबल 21,930। और एक एडिशनल क्वेश्चन पूछा था कि इन द बुक्स ऑफ कनिका मानसी अकाउंट। तो ये एंट्रीज हमारे काम के नहीं है। ये जो एंट्रीज हमने पास की है ना, ये एंट्रीज देख के हम ये अकाउंट नहीं बना सकते। तो वंस अगेन एक बार आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कनिका के एंगल से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। और आपको फिर ये अकाउंट इस तरह से बनेगा जिसमें आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना पड़ेगा 26,000। उसके बाद 5,000 रुपए का पेमेंट कर दिया गया था मानसी को और बिल्स पेबल 21,000 का। और उसके बाद में बाय बिल्स पेबल 21,000, नोटिंग चार्जेस 280 और इंटरेस्ट 650 और फिर नया बिल जो है
वो ऑनर हो गया था। ठीक है, तो ये था बिल ऑफ एक्सचेंज का आंसर। जिन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज क्वेश्चन सॉल्व किया है तो ये आंसर से अगर उसका मैच होता है आंसर तो उसको फुल मार्क्स मिलेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर। नेक्स्ट बिल ऑफ एक्सचेंज के बाद क्वेश्चन है सबसे इजी क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पेपर का, वो था कंपनी अकाउंट्स। तो कंपनी अकाउंट में इन्होंने क्या दिया था, परिमल कंपनी लिमिटेड इश्यूड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 20 each पेएबल ऑन एप्लीकेशन 8 ऑन अलॉटमेंट 6 ऑन फर्स्ट कॉल 4 rupees and on final call 2 rupees. Company received application for all these shares and received all the money. कोई फॉरफीचर नहीं है, कोई री इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई डिफॉल्टर नहीं है। सीधा सीधा आपको क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर वर्ड यूज करते हुए 1 लाख रुपए, 1 लाख शेयर्स के 8 रुपए से 8 लाख की एंट्री 2 करनी है, 1 लाख से 6 रुपए से 2 एंट्री 6 लाख के करने हैं, 1 लाख रुपए से 4 रुपए से मतलब 1 लाख इंटू 4 लाख रुपए की 2 एंट्री करने हैं और 2 लाख रुपए की 1 एंट्री करना है। तो यहाँ पे उसके आंसर्स मेरे पास है अवेलेबल। कंपनी अकाउंट्स के देखो सीधा सीधा आपको क्या करना था, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन 8 लाख 8 लाख, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 8 लाख 8 लाख, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6 लाख 6 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट 6 लाख 6 लाख, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख 4 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल 4 लाख 4 लाख, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख 2 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल 2 लाख 2 लाख। तो ये 8 एंट्री का क्वेश्चन था, सिंपल एकदम, बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन था जिसमें आपको सिर्फ एंट्रीज पास करने थे और अमाउंट चेंज करते जाना था। तो ये आई होप बहुत लोगों ने करेक्ट किया होगा। जिन्होंने भी 8 एंट्री पूरे पास किए उनको 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स मिलेंगे, नरेशन के साथ करना था एंट्रीज। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो ये प्योरली थ्योरी क्वेश्चन है। आई होप कि बहुत लोगों ने इसको सॉल्व नहीं किया होगा क्योंकि जनरली थ्योरी के अंदर आउट ऑफ मार्क्स मिलना डिफिकल्ट होता है, तो इसको आप स्किप करके कंपनी अकाउंट्स आराम से सॉल्व किए होंगे। बट किसी ने अगर एज पर टेक्स्ट बुक के हिसाब से इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग पढ़ के गया और उन्होंने सॉल्व किया होगा तो मे बी इसमें मार्क्स कम ज्यादा पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो था क्वेश्चन नंबर 5 डेथ ऑफ पार्टनर का। क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो डेथ ऑफ पार्टनर का। तो डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर क्या है, इसमें सिर्फ हमको क्या बनाना था, एक तो नरेंद्र कैपिटल अकाउंट बनाना था शोइंग द अमाउंट पेबल टू हिज एग्जीक्यूटर, एंड उसके बाद वर्किंग नोट देने थे शेयर ऑफ गुडविल ड्यू टू नरेंद्र एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू नरेंद्र। तो ये देखो ये आंसर मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पे, रिटायरमेंट नहीं सॉरी डेथ ऑफ पार्टनर है ना, हाँ डेथ ऑफ पार्टनर। तो डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर आपको सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना था, नरेंद्र कैपिटल अकाउंट, बट नरेंद्र कैपिटल के साथ एक रफ वर्किंग बोल के आपको बनाना था रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन में आपको प्रॉफिट या लॉस पता चला था, तो 12,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, वो हम तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो नरेंद्र को कितना मिलेगा 2400, तो वो आपको बाय रिवैल्यूएशन 2400 लिखना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने गुडविल का कैलकुलेशन बताया, 18,000 रुपए का गुडविल का शेयर आएगा नरेंद्र का, तो वो बाय गुडविल बोल के हमको नरेंद्र को देना है। और उसके बाद प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ आएगा 2000, जिसके लिए हमको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और फाइनली आपको नरेंद्र कैपिटल के अंदर बैलेंस आएगा एग्जीक्यूटर्स लोन 38,800। तो जिन्होंने भी डेथ ऑफ पार्टनर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे उन्होंने ये नरेंद्र कैपिटल के अंदर एग्जीक्यूटर लोन का अमाउंट निकाला होगा 38,800, और साथ में ये दोनों भी आपके आंसर रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बताने के लिए और प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। तो ये था उसका आंसर डेथ ऑफ पार्टनर का, 38,800 फाइनली अमाउंट उसका आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 के और में एक और क्वेश्चन था जो था रेशो से रिलेटेड, रेशो एनालिसिस, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे ये दोनों भी, 4-4 मार्क के। करंट रेशो निकालना बोला था और नेट प्रॉफिट रेशो, और ये पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में है, सिर्फ एक जीरो एक्स्ट्रा है। जैसे यहाँ पे 22,000 है तो टेक्स्ट बुक में दिया है 2,20,000, यहाँ पे 10,000 है तो टेक्स्ट बुक में दिया है 1 लाख, और यहाँ पे 20,000 है तो टेक्स्ट बुक में दिया है आपको 2 लाख। सेम ये नीचे का भी 76,000 की जगह टेक्स्ट बुक में 7,60,000, 52,000 की जगह 5,20,000 और 12,000 की जगह 1,20,000। तो एक एक जीरो उन्होंने टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन लेके यहाँ पे उन्होंने एक एक जीरो हटा दिया है और ये क्वेश्चन आपने को दिया है। तो इसका आंसर जिन्होंने भी रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसका आंसर देख लो,
कैलकुलेशन ऑफ रेशो करंट रेशो, तो करंट रेशो आएगा 6:1। आपको ये स्टेप्स में आंसर निकालना है, 6:1 करंट रेशो। और नेट प्रॉफिट रेशो जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 15.79%। ये है आपका रेशो एनालिसिस का क्वेश्चन, जो कि 4 मार्क का ऊपर का है आंसर, 4 मार्क का नीचे का है। तो दोनों भी अगर आपके ये आंसर आए होंगे तो आपको 4/4 मिल जाएंगे। बट याद रखना यहाँ पे फॉर्मूले लिखना जरूरी है। सिर्फ आप अमाउंट मेंशन करोगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। फॉर्मूले लिखना है और फॉर्मूले लिख के आपको आंसर लिखना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, तो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर आपका डेफिसिट आएगा 3250 का, 3250 का डेफिसिट आएगा। और डेफिसिट 3250 का जो है वो आपको कैपिटल फंड में से लेस करना था। और कैपिटल फंड में से लेस करने के बाद नेट कैपिटल फंड आएगा आपका 64,750 एंड फाइनली बैलेंस शीट टोटल आएगी 68,200। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे है ना लास्ट ईयर की बैलेंस शीट दी हुई है और कुछ खर्चे हैं जो लास्ट ईयर देने बाकी थे, और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ है उनके बारे में। तो हमको क्या करना है, वो करंट ईयर के खर्चों में से लेस कर देना है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लास्ट ईयर का लेस कर दो, वो स्टेशनरी लास्ट ईयर का जो भी अमाउंट है वो लेस कर दो। ठीक है, तो जो लास्ट ईयर का वेजेस लास्ट ईयर का जो भी है 8,000 वो लेस कर देना है अपने को। तो क्वेश्चन साइलेंट है, लेकिन लास्ट ईयर का जो देना बाकी था वो अज्यूम करेंगे हम करंट ईयर में दे दिए होंगे, तो इसको लेस करना है आपको। तो आपका डेफिसिट आना चाहिए 3250 एंड बैलेंस शीट टोटल आएगी 68,200। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन प्रॉफिट फाइनल अकाउंट का, जिसके अंदर आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना था और बैलेंस शीट बनानी थी। मतलब उन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट हमको दिया था, तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ था और हमको बनाना था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो बच्चों इसमें भी लास्ट ईयर जैसा प्रॉब्लम जो बोर्ड ने हुआ था वो सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी है। अल्टरनेटिव आंसर पॉसिबल है, 2 आंसर पॉसिबल है, क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट अपने को ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है इंटरेस्ट, बट ये क्लियर नहीं है कि ये इंटरेस्ट जो है वो बैंक लोन का इंटरेस्ट है या किसी और चीज का इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट यहाँ पे 2,000 रुपए, और हमारे पास यहाँ पे 10% बैंक लोन बोल के हिडन एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो 60,000 रुपए का 10% जब हम निकालेंगे तो 6,000 रुपए होते हैं, और उसी को 3 महीने का निकालेंगे, सॉरी 6 महीने का, क्योंकि अक्टूबर में लोन लिया था हमने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो वो 3,000 रुपीज होता है। अब अगर कोई स्टूडेंट अज्यूम करता है कि ये 2,000 रुपए 3,000 में से ऑलरेडी हमने दे दिए हैं, हमको 1,000 ही देना बाकी है, तो उसका आंसर अलग आएगा। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा अज्यूम करता है कि ये इंटरेस्ट कोई और है और हमको ये 3,000 रुपए का एडजस्टमेंट पूरा करना है, तो उसका आंसर अलग आएगा। ठीक है, तो मैंने दोनों भी आंसर यहाँ पे बताए हैं आपको। अब बोर्ड के ऊपर डिपेंड है, बोर्ड आंसर किसको काउंट करेगा। मेरे हिसाब से तो दोनों को भी फुल मार्क्स मिलने चाहिए, लेकिन 2,000 रुपीज ये इंटरेस्ट जो है ऑलरेडी वो बैंक लोन से रिलेटेड है, ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे, और 1,000 रुपए हम ऐड करेंगे। तो मैंने पहला आंसर जो बताया आपको, उसमें मैंने क्या किया है, इंटरेस्ट 2,000 रुपए जो ऑलरेडी इंक्लूड है ट्रायल बैलेंस के अंदर, उसमें 1,000 रुपए मैंने ऐड कर दिए, क्योंकि 3,000 रुपए का टोटल इंटरेस्ट देना चाहिए। तो उसमें से 2,000 तो ऑलरेडी दे चुके हैं अपन, 1,000 रुपए और अपने को देना बाकी है। और बैलेंस शीट में मैं इंटरेस्ट पेएबल ऑन बैंक लोन 1,000 बता रहा हूँ। ठीक है, तो आंसर आएगा नेट प्रॉफिट 9,500, जिसको हम डिवाइड करेंगे राजन और रोहित को 4750 और वो उनके कैपिटल में ऐड करेंगे और बैलेंस शीट टोटल आएगी 289,500। और मैंने एक नोट पुट किया है यहाँ पे, क्या नोट लिखा है, इंटरेस्ट गिवन इन द ट्रायल बैलेंस इज अज्यूम टू बी इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन। जो ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट दिया हुआ है वो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वो बैंक लोन से रिलेटेड है, मतलब बैंक लोन का ही वो इंटरेस्ट है। आउट ऑफ 3,000 वी हैव ऑलरेडी पेड 2,000, सो 1,000 इज आउटस्टैंडिंग। नाउ अल्टरनेटिव आंसर क्या है, अल्टरनेटिव आंसर है कि ये इंटरेस्ट वो बैंक लोन वाला इंटरेस्ट नहीं है। देखो नीचे नोट क्या है, इंटरेस्ट गिवन इन द ट्रायल बैलेंस अज्यूम टू बी इंटरेस्ट नॉट रिलेटेड टू बैंक लोन। मतलब हम वो जो इंटरेस्ट दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर उसको बैंक लोन से रिलेटेड है बोल के हम नहीं बोल रहे, हम बोल रहे वो अलग इंटरेस्ट है। तो हम क्या करेंगे, वो 2,000 रुपए को अलग से लिखेंगे P&L में, और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3,000 अलग से लिखेंगे, जो हिडन एडजस्टमेंट है उसका 3,000 अलग से लिखेंगे। तो आपके आंसर में 2,000 रुपए का फर्क पड़ जाएगा। आपका पहले आंसर आया था 9,500 रुपए, अब आएगा 7,500। तो किसी स्टूडेंट का 7,500 आया होगा तो वो ये आंसर करेक्ट है, और किसी का 9,500 आएगा, उन्होंने वैसा किया होगा तो वो भी आंसर करेक्ट है। लेकिन मैंने यहाँ पे नोट पुट किया है, अगर नोट लिखे होंगे तो बेटर है, अगर नहीं लिखा होगा फिर भी बोर्ड आंसर दोनों को भी कंसिडर कर सकता है। लास्ट ईयर यही प्रॉब्लम आया था और लास्ट ईयर उन्होंने दोनों को मार्क्स दिए थे। तो इंटरेस्ट गिवन द ट्रायल बैलेंस अज्यूम टू बी इंटरेस्ट नॉट रिलेटेड टू बैंक लोन,
तो 7,500 रुपए को हम ये दोनों को डिवाइड करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट दोनों अलग अलग है, ये इंटरेस्ट अलग है और ये इंटरेस्ट अलग है। हिडन एडजस्टमेंट वाला इंटरेस्ट हम अलग से ट्रीट कर रहे हैं। मतलब हमने 3,000 रुपए का जो इंटरेस्ट बनता है 6 महीने का, वो हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो अभी तक कुछ भी पेमेंट नहीं हुआ उसमें से, तो हम इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3,000 यहाँ लिखेंगे और उसको पेएबल बताएंगे, इंटरेस्ट पेएबल ऑन बैंक लोन। और यही क्वेश्चन इधर वाले इसमें देखेंगे तो आप इंटरेस्ट पेएबल ऑन बैंक लोन 1,000 है, क्योंकि 2,000 ऑलरेडी दे चुके हैं तो 1,000 ही देना बाकी है। और कोई अगर ऐसा लिखता है तो भी करेक्ट है, दोनों को भी मार्क्स बिल्कुल मिलने चाहिए। बट अभी पता नहीं कि इस साल बोर्ड क्या करेगा। लास्ट ईयर तो हमने क्लेम किया था, हमने बोला था पहले ही कि ये जो आंसर है इसमें 2 आंसर्स पॉसिबल है, तो फिर बोर्ड ने बोला कि दोनों को भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, अगर किसी ने ऐसा किया होगा तो भी मिलेंगे, ऐसा किया तो भी मिलेंगे। ठीक है, तो इस बार भी आई होप कि बोर्ड दोनों को भी पूरे मार्क्स कंसिडर करे। तो इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट टोटल वही आएगी 289,500 और इधर साइड में भी 289,500। ठीक है, तो अगर किसी को ये पूरे आंसर्स प्रॉपर, पूरे आंसर्स डिटेल में चेक करने हैं, डिटेल में चाहिए, तो प्लीज मुझे मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको आंसर्स पूरे पीडीएफ कॉपी सेंड करूंगा 9689734440। तो ये नंबर जो है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको पूरे आंसर्स पीडीएफ जो है सेंड कर दूंगा। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी आंसर में किसी को कोई डाउट है तो बिल्कुल व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपके डाउट्स भी क्लियर कर सकता हूँ, और जो भी आपका डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। आई होप कि ये पेपर पूरा जब आंसर्स आप चेक करोगे, आपके टोटल मार्क्स कितने मिलने वाले उसको आपको आराम से आप फाइंड कर सकते हो। तो थैंक यू। ओके।